गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सेल्फ कुलदीप सिंह। जो हमारा +2 क्लास के लिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर हमारा चैप्टर चला हुआ है 8 नंबर 7 चैप्टर चला हुआ है सॉरी। तो इसके अंदर आज हम हमारा टॉपिक आज का फर्स्ट एड की फर्स्ट एड होती क्या है। आपको भी पता, आपके स्कूल्स के अंदर भी फर्स्ट एड के लिए आए हुए थे, उन्होंने भी कुछ आपको करके दिखाए थे कि फर्स्ट एड आपने किस प्रकार करनी है। कि फर्स्ट एड क्या होती है। फर्स्ट एड वह है कि जो रोगी है, कोई भी दुर्घटना हुई है, डॉक्टर के आने से पहले उसकी कुछ सहायता की जाए, उसे फर्स्ट एड बोला जाता है। कि अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है रोड के ऊपर और वहां पर कोई डॉक्टर वगैरह के उपचार नहीं है, तो उसके उपचार के लिए आप जहाँ पे भी चोट वगैरह लगी हुई है उसको वहां से हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, या फिर उसका जो रक्त बह रहा है उसको आप किसी कपड़े से बांध दे। ऐसी कुछ कार्य करना ही फर्स्ट एड कहलाता है। कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी की जिस प्रकार की भी सहायता की जाए फर्स्ट एड कहलाता है। ये अभी देखिए कि प्राथमिक सहायता जिसको बोला जाता है फर्स्ट एड या चिकित्सा का अर्थ क्या है। कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कार्य का संबंध उनके वातावरण से होता है। मानव ने जीवन के अनेक क्षेत्र जैसे उद्योगीकरण, यातायात, मशीनरी व विज्ञान में विशेष उन्नति की है। इसी कारण इस युग को अब आंतरिक युग या इलेक्ट्रॉनिक युग भी कहा जाने लगा है। कि आज का जो युग है, हर प्रकार से कोई भी कार्य है वो सारा का सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य हो चुका है। कि मशीनरी कार्य है, सभी प्रकार के कार्य हैं वे मशीन के द्वारा होने शुरू हो गए हैं। आपको भी पता है जो ये युग है इसको आप इलेक्ट्रॉनिक युग भी बोल सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर विकास ऐसी दिशा पैदा कर चुका है कि व्यक्ति को कहीं भी चोट लग सकती है। इसके अलावा खेलों में भी चोट लगना सामान्य बात है। यद्यपि उद्योगों में अनेक प्रकार के सुरक्षा यंत्र लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी दुर्घटना बढ़ती जा रही है। वास्तव में इस प्रकार की दुर्घटनाओं का कोई निश्चित समय नहीं होता। ये किसी भी समय या कहीं पर भी घट सकती है। दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। प्राय सड़क पर यातायात के बढ़ने के कारण अनेक दुर्घटनाएं हो जाती है। बच्चे के गले में कोई वस्तु फंस जाती है तो दुर्घटना हो जाती है। घरों में स्त्रियां खाना बनाते समय अगर वह जल सकती है, प्रेस करते समय बिजली का झटका लग सकता है, पानी में डूब सकते हैं, कोई सांप काट सकता है। इसी प्रकार की कई दुर्घटनाएं हो सकती है। दुर्घटना होने के समय आवश्यक नहीं है कि डॉक्टर पास में हो। ऐसे समय पर घायल को तत्कालिक प्राथमिक सहायता की आवश्यकता होती है। कि फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है और जिसका उपचार किया जाए उसे फर्स्ट एड या जो प्राथमिक सहायक है उसके बहुत से कार्य होते हैं। अगर प्राथमिक सहायता वह सहायता होती है जो डॉक्टर के पहुंचने से पहले घायल व्यक्ति को दी जाए। उपरोक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त खेल कूद का क्षेत्र है, उसके अंदर भी चोट लग सकती है। ये तो आपको पता ही है कि जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने हर प्रकार की चोट्स के बारे में, इंजरी के बारे में आपको अवगत करवाया था कि कहाँ किस प्रकार की चोट लग सकती है और चोटें कितने प्रकार की होती है। इंजरी टाइप्स ऑफ इंजरी कितने प्रकार की होती हैं और ये कौन सी चोटें किस प्रकार की हैं, ये सारा का सारा आपको लास्ट टॉपिक में बताया गया था। और अब स्वाभाविक सी बात है कि चोट लगना ग्राउंड्स के अंदर स्वाभाविक सी बात है कि ग्राउंड के अंदर चोली दामन का साथ है। जिस प्रकार चोट और ग्राउंड और चोट का साथ है वैसे ही चोली दामन का साथ होता है। तो ग्राउंड के अंदर जाएंगे तो चोट लगेगी। कोई भी खिलाड़ी खेल अभ्यास या प्रशिक्षण के दौरान चोट से ग्रस्त हो सकता है। शायद ही ऐसा कोई खिलाड़ी हो जो अपने खेल जीवन में कभी चोटग्रस्त नहीं हुआ हो। तो इस प्रकार प्राथमिक ऐसे समय में प्राथमिक सहायता की बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को प्राथमिक सहायता के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कि उसको जो फर्स्ट एड है उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ताकि खिलाड़ी को खेल के मैदान पर तुरंत ही प्राथमिक सहायता प्रदान की जा सके और जटिलताओं से बचा जा सके। यानी एक जो फिजिकल टीचर है या फिर जो कोचेज वगैरह हैं उनको हर प्रकार की जो चोट वगैरह लगती है उनके हर प्रकार के चोट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिस प्रकार आप कबड्डी या कुश्ती है, बॉक्सिंग है, इसके अंदर अगर गेम खेलते हैं तो कई बार क्या होता है मोच आ जाती है पाँव में या कंधा, और या जो भी अपने नी है उनके अंदर चोट वगैरह लग सकती है, कंधा सरक सकता है। तो इसके अंदर उपचार होने चाहिए उसी टाइम। अगर हम कंधा वगैरह उतर जाता है तो उसी टाइम उपचार कर सकते हैं, कंधे को वगैरह चढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार जो भी कई ऐसी चोटें हैं जिनको आप तुरंत कर सकते हैं। तो प्राथमिक सहायता के कुछ लक्ष्य व उद्देश्य होते हैं। जो फर्स्ट एड है इसके कुछ एम्स हैं। तो देखिए कि जीवन की रक्षा या बचाव करना इसका फर्स्ट है। कि
लक्ष्य है कि घायल व्यक्ति के जीवन को बचाने का प्रयास प्राथमिक सहायता का मुख्य लक्ष्य होता है। प्राथमिक सहायता व प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार से, जिसमें आता है कि जीवन रक्षा व बचाव करना, कि घायल या पीड़ित व्यक्ति के जीवन की रक्षा या बचाव करना प्राथमिक सहायता महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। हालांकि प्राथमिक सहायता प्रदान करने की सीमाएं होती है, लेकिन फिर भी प्राथमिक सहायता के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के जीवन को बचाने का हर संभव प्रयास किया जा सकता है, कि उसके जीवन की रक्षा की जा सकती है प्राथमिक फर्स्ट एड के द्वारा। अगर थोड़ी बहुत उसको जानकारी है तो वह उसके जीवन की रक्षा कर सकता है। दर्द व पीड़ा को कम करना, कई बार क्या होता है कि दुर्घटना एक समय में हो जाती है, उसके ज्यादा दर्द है उसको, तो उसको आप उसके दर्द या पीड़ा को कम कर सकते हैं। उसको जैसे कोई खून बह रहा है तो उसको आप कपड़े से बांध सकते हैं। अगर कोई उसको चोट वगैरह हड्डी टूटी हुई है तो आप कहीं से इधर उधर से लकड़ी वगैरह लेके उसको स्पोर्ट दे सकते हैं, और अपने जो साफा वगैरह होता है, मोछा वगैरह होता है, उससे आप उसको बांध सकते हैं। कोई टेढ़ी जाता चुन्नी वगैरह से, उसको रुमाल वगैरह से बांध के उसको आप फर्स्ट एड कर सकते हैं, ताकि उसका दर्द कम हो सके। तो यही बताया गया है कि घायल या पीड़ित व्यक्ति के दर्द या पीड़ा को कम करना प्राथमिक सहायता का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना में दर्द का होना स्वाभाविक सी बात है। दुर्घटना में यदि अस्थि टूट जाती है तो जोड़ का विस्थापन हो जाता है, दर्द से ऐसा हानि हो जाता है, जिससे कम करना प्राथमिक सहायता का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में है कि बदतर होने की दिशा से बचाव, कि जब तक पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर की सहायता न मिल जाए तब तक उसकी दिशा को बदतर होने से बचाया जा सकता है, प्राथमिक सहायता का मुख्य उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य के द्वारा जो घायल व्यक्ति होता है उसको पुनः कोई हानि ना पहुंचे, अर्थात घायल व्यक्ति की चोट उग्र हो जाए, नहीं होनी चाहिए, ऐसी दिशा में प्राय तब हो सकता है जब पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक सहायता दी जा रही है और उसे डॉक्टरी सहायता के लिए ले जाया जा रहा है। ऐसा खतरा तब हो सकता है जब पीड़ित व्यक्ति को रक्तस्राव हो रहा हो, यानी इसका कहने का मतलब है जब किसी भी व्यक्ति को ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको उपचार के लिए आप उसको किसी कपड़े से बांध सकते हैं जब तक डॉक्टर न आए। डॉक्टर आने के बाद में उसका आप उपचार अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। जो भी उसकी दिशा होती है, बदतर दिशा होती है, उसको आप अच्छे से सुधार सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ को आगे बढ़ाना, कि प्राथमिक सहायता का मुख्य उद्देश्य चोट से उबरने की प्रक्रिया को प्रारंभ करना भी है, और इसका अर्थ है कि स्वास्थ्य लाभ को आगे बढ़ाना होता है। चिकित्सा सहायता जल्दी जुटाना, यानी जो चिकित्सा सहायता आप जितनी भी जल्दी हो सकते हैं, रोगी को आप जल्दी से जल्दी उसको जो भी आपकी सहायता कर सकते हैं उतनी आपको ऐसी सहायता करनी चाहिए, ताकि जो रोगी है उसका उपचार हो सके। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, कि फर्स्ट एड क्या होती है, इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। कि फर्स्ट एड की जो भी रोगी है उसको डॉक्टर के आने से पहले उसकी सहायता की जाए, उसे फर्स्ट एड बोला जाता है। तो आप भी किसी की भी सहायता किसी भी समय कर सकते हैं। सभी की सहायता फर्स्ट एड के अंदर बोली जाती है। कि आपके स्कूल के अंदर भी अभी लास्ट सेशन में एक फर्स्ट एड के लिए आपके सामने कैंप लगाया गया था, जिसके अंदर आपको कुछ तरीके बताए गए थे कि अगर आपको कहीं भी चोट लग जाए, किसी भी समय किसी भी को भी चोट लग जाए, तो आप उसका उपचार किस प्रकार करोगे। तो ये सभी की सभी जो भी आप उपचार की बातें करते हैं सारी फर्स्ट एड के अंदर आती है। आप भी इसका उपचार कर सकते हैं। डॉक्टर की कोई ज्यादा वो सलाह नहीं होती, एकदम तुरंत प्रभाव से उसको सहायता करना फर्स्ट एड कहलाता है। उसके बाद में डॉक्टर के उपचार के लिए उसको हॉस्पिटल वगैरह ले जा सकते हैं। तो आज का टॉपिक था कि फर्स्ट एड क्या होती है, इसके क्या उद्देश्य है। आपने अपने नोटबुक के ऊपर अच्छे तरीके से राइट करने हैं और इनको लर्न करना है। जो आपका सेकंड चैप्टर है, जो हमारा सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन वाला, उसका आपका स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, उसका आपका 15 मार्क्स का टेस्ट होगा 6 सितंबर को। तो आप अपनी अच्छे से तैयारी रखिए और सभी के सभी जितने भी बच्चे हैं सभी इस टेस्ट को दीजिए। जो भी मार्क्स आएंगे वो आपके एनुअल एग्जाम के अंदर असेसमेंट के तौर पर आपके लगेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि सभी विद्यार्थी जो आपसे आस पड़ोस के बच्चे हैं या कोई कॉन्टेक्ट में, उनको भी बोलिए कि जो भी टेस्ट होते हैं या ऑनलाइन जूम मीटिंग होती है उसके आप अटैच कीजिए। जो भी आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है ये सारी की सारी आपकी इंक्लूड होती है, और जो आपकी असेसमेंट वगैरह लगती है उसके अंदर, जो बोर्ड के अंदर क्या होता है कि सीबीएसई बोर्ड का बोला गया है हर बोर्ड के अंदर कि 75% अटेंडेंस होना अनिवार्य है। अगर आपकी 75% अटेंडेंस होगी तो आप एनुअल एग्जाम देने के हकदार होंगे। तो आप अपनी जो भी सेकंड चैप्टर है उसकी तैयारी रखिए और अपनी अटेंडेंस लगवाते रहिए। धन्यवाद।